बिरजू और सरजू तो भाई थे, पर वह दोनों अलग अलग रहते थे। दोनों का घर पास में था, लेकिन दोनों का घर बिल्कुल अलग था। दोनों ने अपने आंगन के बीच में एक बड़ी दीवार खड़ी कर रखी थी। बड़े भाई बिरजू के पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन छोटा भाई बहुत गरीब था। बिरजू के पास बहुत पैसा है, इसी के कारण उसकी बीवी रेशमा में बहुत घमंड था। एक दिन सरजू की बीवी अपने घर के बाहर बर्तन मांज रही थी। तभी रेशमा भी वहां आ जाती है और कहती है, क्या कर रही हो बहन, बर्तन मांज रही हो? फिर सरजू की बीवी मन में कहती है, आ गई रोज की तरह ताना देने। इसके ताने बहुत सह चुकी हूँ मैं। अगर आज इसने कुछ कहा तो मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगी। फिर रेशमा बोली, अरे कितनी तकलीफ हो रही है तुम्हें, अपने हाथों से बर्तन मांजना, खाना पकाना। जरा देवर जी से तो कह सकती हो ना, सारे दिन के लिए कामवाली रखने के लिए। फिर सरजू की पत्नी मन में कहती है, शुरू हो गया इसका, हर रोज की तरह। फिर रेशमा बोली, देखो ना तुम मुझे, मेरे पास दो दो काम वालियाँ हैं। इसके ऊपर तेरे जेठ एक और रखने की बात कर रहे हैं, जो मेरे पाँव दबा देगी। फिर सरजू की पत्नी कहती है, अरे बड़े भाई के साथ तुम्हारे देवर की कोई तुलना नहीं होती दीदी, भैया तो लखपति है। तो रेशमा बोली, ये तुमने बिल्कुल फतेह की बात कही है। अरे मैं तो भूल ही गई, जो मैं तुम्हें दिखाने आई थी। देखा, मैंने एक और नौलख का हार बनवाया है। क्यों, अच्छा नहीं लगा क्या तुम्हें? तो सरजू की पत्नी कहती है, बहुत सुंदर है दीदी। फिर रेशमा कहती है, पता है, तेरे लिए मुझे बहुत दुख होता है। अरे बहन, ऊपर वाले ने न तुझे रूप दिया है और ना ही रुपए पैसे दिए हैं। गरीब पिता से भी तुझे कुछ भी नहीं मिला है ना। अरे मेरे पास इतना है और तेरे पास कुछ भी नहीं। सरजू की पत्नी कहती है, कुछ नहीं है, ऐसा क्यों बोल रही हो दीदी? गरीब हूँ मगर मेरी जिंदगी में शांति है। फिर रेशमा भड़कते हुए कहती है, क्या कहा तूने? तेरे पास शांति है और मेरे पास नहीं है? फिर सरजू की पत्नी बोली, कितनी शांति में रहती हो रात में, जो भैया पर चिल्लाती हो, सब पता चल जाता है हमें। फिर रेशमा कहती है, तूने मुझे इतनी बड़ी बात कैसे कही? ठीक है, मैं भी तुझे देख लूंगी आज। रात को रेशमा अपने पति के सामने रोती है, तो सरजू पूछता है कि क्या हुआ? रेशमा बताती है, तुम्हारे छोटे भाई की बीवी, जो रूप में और पैसों में मेरे नाखून के भी लायक नहीं, वो बिना कारण मेरा अपमान करती है। तो सूरज कहता है, अपमान करती है? मतलब क्या अपमान कर दिया? तो रेशमा बोली, देखो ना, मैं इतने अच्छे दिल से मेरा नौलख का हार दिखाने गई थी और उसने मुझे 10 बातें सुना दी। तो सूरज कहता है, क्या बोला उसने? तो रेशमा बोली कि इस तरह की चोरी के पैसे से अमीर नहीं बनना चाहिए। तुमने ये सारे पैसे 2 नंबरी से कमाए हैं और भी बहुत कुछ। ऐसा कहकर रोने लगती है। फिर बिरजू कहता है, इतना साहस उसका? तो रेशमा कहती है, साहस और दुस्साहस मैं नहीं जानती। अगर तुमने अपने छोटे भाई को नौकर और उसकी बीवी को नौकरानी बनाकर इस घर में नहीं ला पाए तो मैं अनर्थ कर दूंगी। ये मैं कह देती हूँ। हाँ, बिरजू सरजू का भाई था, लेकिन अच्छा आदमी नहीं था। उसके बीवी की बातों से उसके दिमाग में एक आइडिया आया, जिससे एक तीर से दो निशाना लगता। पहले तो वह अपनी बीवी को खुश कर लेता और दूसरा अपने भाई का सब कुछ अपने पास लेकर उसे रास्ते पर ला देता। कुछ दिनों बाद ही उसने एक नकली कागज बनवाया और कुछ पैसे खिलाकर गांव के मुखिया को तैयार कर लिया। फिर अगले दिन बिरजू सरजू के घर जाता है और बाहर से आवाज लगाता है, सरजू घर में है क्या? बाहर आ जा। सरजू बाहर आता है, अरे भैया आप, क्या नसीब है मेरे। फिर अपने पत्नी को आवाज लगाता है, सुमन, अरे देखो तो कौन आया है, थोड़ा पानी तो लेकर आओ। तो बिरजू कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं बैठने नहीं आया, इस कागज को पढ़कर अंगूठा लगा दे जरा। तो सरजू कहता है, ये कौन सा कागज है? तो बिरजू बोला, अरे वही, जब बाबूजी मरे थे तो हमने संपत्ति को केवल बात करके बांट के लिया था ना, ये उसी का कागज बनवाया है मैंने। ले जल्दी कर ले जरा, इसके बाद मुझे जल्दी से वकील के पास जाना है। सरजू ने बिना कुछ सोचे अंगूठा लगा दिया। फिर बिरजू कहता है, चलो हो गया, आज के बाद संपत्ति अपने अपने नाम हो गई।
मैं चलता हूँ, ठीक है। फिर सरजू की पत्नी कहती है, बिना देखे पड़े तुमने उस पर अंगूठा लगा दिया, एक बार किसी को तो दिखाते। फिर सरजू कहता है, भैया खुद अपने हाथों से लेकर आए थे तो उसमें क्या देखना है, मैं खिंच जाता हूँ। अगली सुबह बिरजू की पत्नी रेशमा सरजू के घर आती है और कहती है, इतनी देर तक सोओगे तो कैसे चलेगा, चलो चलो काम पर लगो, उठो उठो जल्दी उठो। तो सरजू उठकर आता है और कहता है, कौन से काम पर जाऊं भाभी। फिर रेशमा बोली, नौटंकी मत कर, जैसे कुछ भी नहीं पता। मेरे घर में नौकर बनकर काम करने नहीं जाना है क्या। फिर सुमन कहती है, तुम्हारे घर में नौकर का काम क्यों, उस कागज में ऐसा क्या लिखा था जो एक नौकर बन के जाएंगे। तो रेशमा कहती है, इस कागज में स्पष्ट लिखा है कि तेरे स्वामी ने मेरे स्वामी से 20,000 रुपये लिए हैं और जब तक ये पैसे नहीं चुकते तब तक तेरा स्वामी मेरे स्वामी का दास है। फिर सुमन कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, मेरे पति ने कोई पैसे नहीं लिए हैं। फिर रेशमा बोली, ये तो सिर्फ तेरे मुंह की बात है, लेकिन मेरे देवर ने जो अंगूठा लगाया है वो कागज तो कुछ और ही बोल रहा है। सुन, बकवास बंद कर और आधे घंटे के अंदर अपने स्वामी को भेज दे, वरना उसका भाई आकर उसे मार मार कर ले जाएगा, मैं कह देती हूँ। फिर रेशमा चली जाती है। उसके जाने के बाद सुमन खूब फुट फुट कर रोती है और कहती है, ये तुमने क्या कर दिया, बिना किसी से पढ़वाए तुमने अंगूठा लगा दिया, अब हो गई ना गड़बड़, अब उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा तुम्हें। अब पंचायत के पास जाओ, इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हम भला क्यों सहेंगे, हमें इंसाफ चाहिए, हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। फिर सरजू मुखिया जी से मिलकर आता है तो उसकी पत्नी पूछती है, मुखिया जी ने क्या बोला। फिर सरजू कहता है, मुखिया जी ने बोला कि अदालत जाकर मुकदमा दायर करो, लेकिन अदालत जाने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ हैं सुमन। तभी रेशमा आ जाती है और कहती है, मैं कह रही हूँ, जब कुछ भी करने को नहीं है तो मेरे ही घर में दास बनकर रहने देना तेरे स्वामी को। अरे ऐसे घुर घुर के क्या देख रही है, अभी तालाब से पानी लाकर मेरे 2 टंकी में पूरा भरकर खेत में जाना होगा। फिर सुमन बोली, वो बहुत कमज़ोर इंसान है, इतना मेहनत करेंगे तो मर जाएंगे, आप समझती क्यों नहीं हो दीदी। फिर रेशमा कहती है, मर जाएगा, तेरे स्वामी को मैं मुक्ति दे देती हूँ अगर तू मेरे घर में दासी बनकर रहती है और दोनों वक्त मेरे पाँव दबा देती है तो क्या तू राज़ी है। फिर सुमन कहती है, नहीं नहीं, मैं आपके पैर नहीं दबा सकती। फिर सरजू कहता है, भाभी मैं दिन रात अपने खेत में काम करूँगा और 6 महीने में सब पैसे चुका दूँगा। तो रेशमा कहती है, वह कैसे होगा देवर जी, कागज़ में तो स्पष्ट रूप से लिखा है सारी ज़मीन जायदाद तुम्हारे भैया के नाम पर है, तो ज़्यादा सोचा नहीं करो और मेरे नौकर बन जाओ। उस दिन से सरजू बड़े भाई के घर में नौकरों की तरह रहने लगा। सुमन अकेले घर में बैठी 2 दिन तक रोती रही। उसके बाद उसने अपने आप को समझाकर कुछ फैसला किया, नहीं मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर सुमन अपने घर से निकलकर गांव के बाहर बंजर जमीन पर जाती है। जब से मेरी शादी हुई है तब से देख रही हूँ इस जमीन पर कोई खेती उगी नहीं है, शायद इस जमीन का कोई मालिक ही नहीं है। मैं किसान की बेटी हूँ, मैं कुछ ना कुछ इस ज़मीन पर खेती बाड़ी ज़रूर करूँगी। मैं खुद मेहनत करूँगी, रात रात भर काम करूँगी और बड़े भैया के 20,000 रुपये लौटा कर रहूँगी। लेकिन अगर मैं दिन में काम करूँगी तो लोग मुझे बातें सुनाएंगे। मैं यहाँ पर रात रात भर काम करूँगी, हाँ मैं यहाँ रात को ही काम करूँगी। फिर सुमन अगले दिन से रात में उस ज़मीन को खोदने लगती है। फिर थोड़ी देर खोदने के बाद उसे उस ज़मीन में से एक सफ़ेद पत्थर मिलता है। उस पत्थर को उठाकर सुमन कहती है, अरे यह सफ़ेद पत्थर कहीं हीरा तो नहीं है। फिर सुमन उसे ध्यान से देखती है और कहती है, हाँ हाँ ये तो हीरा ही है, ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है। फिर कहती है, अब और नहीं, कल मैं फिर आऊँगी, बहुत सारे थैले लेकर और साथ में हरिया को भी ले आऊँगी।
दूसरे दिन रात को सुमन कुछ थैली और घर के बैल हरिया को भी लेकर खेत में पहुंचती है। जमीन के सारे हीरे निकालकर थैली में भरकर हरिया के पीठ पर रख के शहर चली जाती है। उधर सरजू 4 दिन बाद बिरजू के घर से अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, सुमन ओ सुमन, मेरे बिना तुम ठीक तो हो ना? एक बार बाहर आकर चेहरा तो दिखाओ। लेकिन सुमन कहीं दिखाई नहीं देती है। तो कहता है, अच्छा, तो इसका मतलब सुमन घर में नहीं है। एक बार जाकर तो देखना पड़ेगा। फिर वो अपने घर में जाता है तो देखता है कि वहाँ सुमन नहीं है, तो वो रोने लगता है। तभी रेशमा वहाँ आ जाती है और कहती है, बीवी के लिए इतना रोकर क्या करोगे देवर जी? वो तो चली गई है, तो चलो अब काम करेंगे। फिर सरजू कहता है, भाभी, सुमन के बिना अब मैं कैसे जीऊँगा? फिर फुट फुट कर रोने लगता है। फिर रेशमा मन में सोचती है कि सुख का संसार था, इसलिए तो बहुत भाव खा रही थी ना सुमन। अब देखो तेरे उस संसार में किस तरह आग लगा दी मैंने। अगले दिन शहर से एक आदमी बिरजू के घर आता है। वो सूट बूट पहना हुआ गाड़ी से आता है। फिर बिरजू घर के बाहर निकलता है और कहता है, किसको खोज रहे हैं? तो वह व्यक्ति कहता है, अरे भाई, कोई यहाँ रेशमा नाम की औरत रहती है क्या? तो बिरजू कहता है, हाँ, मेरी बीवी है। बोलिए क्या बात है? तो बुलाइए, मैं उनसे बात करूँगा। तभी पीछे से रेशमा आती है और कहती है, मैं ही रेशमा हूँ। फिर वो व्यक्ति कहता है, बहन जी, मेरी मालकिन ने आपके लिए उपहार भेजा है। उपहार को देखते ही रेशमा कहती है, बाप रे बाप, इतना सुंदर चमकता हुआ पत्थर का हार। तो वो व्यक्ति कहता है, ये कोई चमकता हुआ पत्थर नहीं है बहन जी, ये हीरा है, हीरा। फिर उसमें वो कहती है, हीरा? अरे बाप रे, मैं किधर जाऊं? मेरे लिए हीरों का हार भेजा है, जल्दी दीजिए ना। फिर वो व्यक्ति कहता है, बात यह है कि दरअसल मेरी मालकिन आपको ऐसे 3 हार और देना चाहती है। लेकिन फिर रेशमा कहती है, क्या? फिर वो व्यक्ति कहता है, मगर आपको इस पेपर पर साइन करके देना होगा। रेशमा बोली, कागज पर साइन करना है, ठीक है, क्या है इस कागज में? फिर वो व्यक्ति कहता है, ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। मेरे मालकिन के बंगले पर सिर्फ 1 महीना आपको नौकरी का काम करना होगा। तभी बिरजू भड़कते हुए कहता है, क्या उसके घर में नौकरानी बनना पड़ेगा? नहीं नहीं रेशमा, इसकी ज़रूरत नहीं है, मत करो। फिर रेशमा बोली, सुनो, तुम ज़रा चुप रहो। पूरी जिंदगी तो सिर्फ थोड़े से सोने के गहने ही दिए हैं तुमने, बाकी सब तो अपने मायके से लेकर आई हूँ। जिंदगी में कभी भी 3-3 हीरों के हार खरीद कर दे पाओगे तुम? फिर बिरजू कहता है, लेकिन लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे बताओ। फिर रेशमा कहती है, मैं तो शहर जा रही हूँ, किसी को कैसे पता चलेगा? मैं तो जाऊँगी। दीजिए भाई साहब, आप मुझे दीजिए, मैं उस पर साइन कर देती हूँ। रेशमा उस पर साइन कर देती है। फिर वो व्यक्ति कहता है, तो फिर आ जाइए, बैठिए मेरे साथ, चलिए शहर। रेशमा उस व्यक्ति की गाड़ी पर बैठकर शहर चली जाती है और उस व्यक्ति के मालकिन के बंगले पर पहुंचती है। और वहां पहुंचकर वो व्यक्ति कहता है, यह मेरी मालकिन का खास कमरा है, थोड़ी देर वेट कीजिए, मेरी मालकिन आती ही होगी। रेशमा उस कमरे को देखकर कहती है, बाप रे बाप, इतना बड़ा घर है, मालकिन के पास तो बहुत पैसे होंगे। वो मालकिन कोई और नहीं, सुमन ही होती है। वो अपना चेहरा तो कपड़े से ढककर आती है और आकर सोफे पर बैठ जाती है। फिर रेशमा से कहती है, चलो मेरे पैर दबाओ। फिर रेशमा कहती है, पाँव भी दबाने होंगे? तो सुमन बोलती है, तुमने जो पेपर साइन किए हैं उसमें ये भी लिखा है, चलो अभी पैर दबाओ। फिर रेशमा पैर दबाने लगती है। तो सुमन कहती है, क्यों, बहुत तकलीफ हो रही है ना? एक दिन तुम भी अपनी देवरानी से पैर दबाना चाहती थी। इतना सुनते ही रेशमा कहती है, आप कौन हैं? फिर सुमन अपना चेहरा दिखाती है। उसका चेहरा देखकर रेशमा के होश उड़ जाते हैं और कहती है, सुमन। फिर सुमन कहती है, चलो आखिर तुमने पहचान तो लिया। सुनो,
हीरो की लालच में आकर जो तुमने पेपर पर साइन किया है ना, उसमें ये लिखा है कि तुम्हारी सारी दौलत अब मेरी है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी सारी दौलत हथिया कर तुम्हें रास्ते पर लेकर आ जाऊँ। फिर रेशमा की आंखें खुलती है और कहती है, क्या? फिर सुमन कहती है, तुम कितने भी बुरे हो, लेकिन आखिर हो तो मेरे रिश्तेदार ना, मैं कुछ नहीं करूँगी। तो रेशमा कहती है, तो फिर मुझसे पाँव क्यों दबवा रही हो? तो सुमन कहती है, तुमने जो भी अपराध किए हैं ना, उसके लिए तुम्हें सबक सिखा रही हूँ, समझी? फिर रेशमा कहती है, अच्छा तो इतनी अमीर कैसे बन गई? फिर सुमन कहती है, असली बात सुनकर तो तुम जलन से मर ही जाओगी दीदी। बस सोच लो कि ऊपर वाले ने ही दे दिया। फिर सुमन उस व्यक्ति को आवाज़ लगाती है जो रेशमा को लेकर आया था। ज़रा सुनिए, इन्हें गाड़ी में इसके घर छोड़कर आए और मेरे पति को वहाँ से लेकर आए। फिर सरजू अपने घर आ जाता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।